हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 8 यूनिट है जिसका नाम है रीति काव्य, परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ। इस वीडियो में हम रीति काव्य का अभिप्राय और प्रस्तावना इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल ही रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काव्य का समय सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी यानी कि संवत 1700 से 1900 के बीच है। ये मैंने बहुत बार पहले भी बता दिया गया है कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और जो उसका समय है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया है। भक्ति काल के बाद का युग ऐतिहासिक रूप से अशांति और अव्यवस्था का युग रहा है। मुगल शासन की शक्तिहीनता, बाहरी आक्रमणों, प्रादेशिक शासकों के पारस्परिक युद्धों, मराठों और सिखों के आक्रमणों और कंपनी शासन की राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण इस युग में हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में अशांति और अव्यवस्था का वातावरण बना रहा। मतलब उस समय मुगल शासन की शक्तिहीनता, मुगल शासन का जो साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लगा था, मुगल साम्राज्य, और बाहर से आक्रमण होने लगे थे और जो अंदर की देश के लोग थे वो आपस में खुद ही लड़ने लगे थे। बाहर से भी आक्रमण हो रहे थे और जो अंदर के यहाँ के जो राजा थे, राज्यों के जो राजा थे वो भी लड़ना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी यानी कि अंग्रेजों का शासन आ गया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया था। मराठा और सिख जो थे, इन दोनों में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, मराठा और सिखों में, जिसकी वजह से अंग्रेजों को हमारे देश पर शासन करने में, कब्जा करने में आसानी हो गई थी। तो ये उस समय रीतिकाल माना जाता है, उस समय को रीतिकाल कहते हैं। वास्तव में परिस्थितियाँ साहित्य सृजन के प्रभावी प्रेरणा तो बनती ही हैं, साहित्यकार और कला प्रेमियों की दिशा निर्देशिका का कार्य भी करती है। इस प्रकार परिस्थितियों को बदलने लांघने का साहसपूर्ण कार्य भी साहित्यकार करता है। मतलब कि जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको बदलने का काम भी साहित्यकार करता है। जो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं या फिर कवि होते हैं, वो परिस्थितियाँ जो होती हैं समाज की, उनको बदलने का काम भी करते हैं साहस से। कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संपूर्ण विश्व के और सभी भाषाओं के साहित्य पर परिस्थितियों का प्रभाव को देखा समझा जा सकता है। मतलब पूरे विश्व में और सभी भाषाओं में साहित्य पर परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिलता है। परिस्थितियाँ होती हैं, भक्ति काल की भी कुछ परिस्थितियाँ थी जिनका प्रभाव देखने को मिला था, और रीतिकाल की भी परिस्थितियाँ होती हैं जिनका प्रभाव देखने को मिलता है। रीतिकालीन साहित्य में भक्ति जैसी प्रमुख प्रवृत्ति का स्थान श्रृंगार ले लेती है। मतलब इस काल की जो प्रमुख विशेषता थी वो श्रृंगार था। परंतु ऐसा क्यों? इस युग का कवि या साहित्यकार श्रृंगारी क्यों हुआ? उसने ऐसी ही कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से और क्यों पाई? उसके श्रृंगार सृजन काव्य को प्रोत्साहन किसने दिया? ऐसे कितने ही प्रश्नों का उत्तर है इस युग की परिस्थितियाँ और तत्कालीन परिवेश। मतलब इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस युग की परिस्थितियाँ और जब तत्कालीन परिवेश इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे तो जब देखेंगे। अब हम देखेंगे रीति काव्य का अभिप्राय। इस इकाई के इस भाग में हम रीतिकाल का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट करने के साथ साथ रीतिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियों और वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट है रीतिकाल, अर्थ और स्वरूप। मध्यकालीन समाज सामंतवादी पद्धति का समाज था। उच्च वर्ग के राजाओं तथा सामंतों का जीवन का वैभव का जीवन था। पुष्प, इत्र, गंध, फव्वारे, उद्यान और रमणीय विहार स्थल राजाओं सामंतों को तृप्त प्रदान करते थे। तो सुराही और सुंदरी जैसी विलासी सामग्रियों के कारण वे नैतिक चेतना से विमुख होते जा रहे थे। मतलब उस समय का जो समाज था वो सामंत पद्धति का समाज था। मतलब सामंतवादी और राजा होते थे। उस समय मुगलों का शासन था, मुगलों के आखिरी राजा थे, तो मुगलों का शासन काल भी था और जो राज्यों के छोटे छोटे
राज्य होते थे उनमें सामंत होते थे। तो इन लोगों को ये बहुत ज़्यादा ऐश परस्त होते थे और है ना, ये लोग पुष्प इत्र ये सब चीज़ों में वो करते थे, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा विलासी थे ये लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, श्रृंगार के वर्णन को बहुत से कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्य और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। रीतिकालीन मुगल बादशाह शाहजहां और अन्य प्रादेशिक शासकों के राज्यकाल में कवि और कलाकारों को दरबारी आश्रय तथा प्रोत्साहन मिलता था। मतलब उस समय दरबारी जो था, वहाँ पे जो दरबारों में कवियों को आश्रय मिलता था, प्रोत्साहन मिलता था। तो जब कवियों को दरबारों में आश्रय मिलता था, तो जो ये लोग दरबारी कवि हो जाते थे और फिर ये लोग उन्हीं अपने राजाओं और सामंतों के बारे में ही लिखते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, जिस प्रकार की रचनाएं वे चाहते थे उसी प्रकार की रचनाएं लिखते थे। तो उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो श्रृंगार से संबंधित रचनाएं चाहते थे, तो इसलिए ये जो कवि होते थे श्रृंगार से संबंधित ही रचनाएं करते थे। शाहजहां को स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत तथा काव्य में विशेष रुचि थी। आर्थिक मोह तथा कला संरक्षण की प्रवृत्ति ने कवियों कलाकारों को दरबारी बनाया, तो कविता और कला भी दरबारी बनते चले गए। मतलब फिर जो साहित्य था वो दरबारों तक सिमट कर रह गया, दरबारों में आ गया। कविता और कला सारी चीजें दरबारों में होने लगी, जनता का उससे बिल्कुल लेना देना, जनता बिल्कुल दूर हो गई। आश्रयदाताओं का मनोविनोद तथा कवियों की अर्थ प्राप्ति एक दूसरे के पूरक बनते चले गए। काव्य रचना अब राजाओं की रुचि और इच्छा के अनुरूप ही होने लगा। मतलब जो अर्थ था वो कवियों के अनुरूप नहीं होता था, वो राजाओं की इच्छा और उनकी रुचि के अनुरूप होने लगा था। काव्य जो लिखे जा रहे थे, उनका जो अर्थ होता था वो कभी अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे, अपनी मन से, मतलब जो वो चाहते थे, जो वो कहना चाहते थे लोगों को, जैसे भक्ति काल में लोगों को संदेश देते थे कवि, इस प्रकार नहीं होता था रीतिकाल में। रीतिकाल में जैसा राजा चाहते थे, जैसा सामंत चाहते थे, वैसा ही कवि लिखने लगे थे। कवियों ने आश्रयदाताओं को तृप्त और प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारी रचनाओं का सृजन जी भर के किया। मतलब उन्होंने अपने जो आश्रयदाता थे उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए ये लोग कवि रचनाएं करते थे। राजाओं की वासना तृप्ति ने कविता का उद्देश्य तथा स्वरूप बदल डाला। कविता का उद्देश्य तथा स्वरूप बदल डाला। इसी को लक्ष्य करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वाग धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए। मतलब उस समय की कुछ जो सच्चाई थी वो सामने आने से रह गई। बस उस समय राजाओं की प्रशंसा ही सामने आई। रीतिकाल में राजाओं की प्रशंसा होती थी, उसके बारे में लिखा जाता था। राजाओं को श्रृंगार से संबंधित रचनाएं पसंद थी तो वही लिखी जाती थी, और जो उसकी ऐतिहासिकता थी उस समय की, वो बहुत कम हो गई, वो साहित्य में देखने को नहीं मिली रीतिकाल में। इस विवेचन से स्पष्ट है कि रीतिकालीन परिवेश तथा युगीन परिस्थितियों की आधारशिला पर स्थापित होने के कारण ही इस साहित्य का यह स्वरूप निर्मित हुआ है। मतलब उस समय की जो रीतिकालीन परिवेश था और उस युग की जो परिस्थितियां थी, उसी के आधार पर जो रीतिकाल है उसका स्वरूप निर्मित हुआ है, उसी के आधार पर रीतिकाल बन गया है। मुगल शासकों के प्रभाव स्वरूप ही फारसी भाषा तथा साहित्य का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में देखा जा सकता है। मतलब ये जो रीतिकाल साहित्य है, रीतिकालीन जो काव्य है, उस पर फारसी भाषा का और फारसी साहित्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय मुगल शासक होते थे यहाँ पर। तो मुगल शासकों की जो भाषा थी वो फारसी थी। फारसी को उन्होंने राजकाज की भाषा बनाया था। फारसी साहित्य की विरह व्यंजना को रीति मुक्त कविता के मूल में देख सकते हैं। रीति मुक्त काव्य के जितने भी कवि थे, तो वो जब कविताएं लिखते थे तो शुरू में वो विरह व्यंजना से संबंधित पहले विरह के बारे में लिखते थे, फिर अपनी कविताओं को आगे बढ़ाते थे। विरह व्यंजना उनके काव्य में देखने को मिलती है। तो अरबी फारसी शब्दावली के अतिरिक्त को ब्रज भाषा के समाहित रूप में देखा जा सकता है। मतलब ब्रज भाषा का जो समाहित रूप था
उसमें अरबी फारसी के शब्दों को भी देखा जा सकता है, शब्द देखने को मिलते हैं अरबी फारसी के। इसी प्रकार संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा के आचार्य भारत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के सभी आचार्यों तक विभिन्न काव्य संप्रदायों, रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य आदि के प्रभाव को भी रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में देखा जा सकता है। मतलब रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य, ये सब रीतिकालीन काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनमें देखा जा सकता है, क्योंकि संस्कृत के जो आचार्य थे वो भी इन सब गुणों, इन सब चीजों का प्रयोग करते थे, रस, छंद, अलंकार का। तो ये हिंदी साहित्य में भी देखा जा सकता है। जैसा संस्कृत साहित्य में इसको बहुत ज्यादा उभारा गया था, वैसे हिंदी साहित्य में भी इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। अलंकार, निरूपण, रस विवेचन, नायक नायिका भेद तथा नक्षिक वर्णन आदि का जो विशाल भंडार इस युग के साहित्य में उपलब्ध है, वे संस्कृत की परंपरा का पोषक ही कहा जा सकता है। मतलब ये जो विशाल भंडार इन सब चीजों का, अलंकार का, रस विवेचन, नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन का जो विशाल भंडार है, ये संस्कृत साहित्य में भी देखने को मिलता है। ये हिंदी साहित्य में तो है ही, विशाल भंडार है हिंदी साहित्य में इसका, लेकिन संस्कृत साहित्य की परंपरा का पोषक तत्व, पोषक माना जाता है। मतलब इसमें संस्कृत साहित्य में तो ये बहुत पहले से था, हिंदी साहित्य ने इसको और आगे बढ़ाया, इसकी प्रेरणा भी वही है। मतलब ये संस्कृत साहित्य से ही लिया गया है, इसकी प्रेरणा है ये। अब इसका सेकंड पार्ट है रीति काव्य का वर्गीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस रीति काल के सभी कवियों को दो भागों में बांटा है। एक वर्ग तो ऐसे कवियों का है जिन्होंने समग्रतः या अंशतः रीति परंपरा का पालन किया। दूसरे वर्ग के कवि वे हैं जिन्होंने परंपरा से मुक्त रहकर काव्य सृजन किया। मतलब पहले तो रीति काव्य की जो परंपरा है उसका पालन करने वाले कवि को रखा पहले वर्ग में, और दूसरे वर्ग में जिन्होंने इस परंपरा का पालन नहीं किया, उससे आजाद होकर, स्वतंत्र होकर अपनी काव्य रचनाएं करी, काव्य की रचना की, नए नए विषयों को लेकर काव्य रचना की। रीति काल के विभाजन को उनके द्वारा दिया गया शीर्षक रीति ग्रंथकार कवि या तथा रीति काल के अन्य कवि। मतलब रीति ग्रंथकार कवि जिन्होंने रीति काव्य की जो परंपरा है उसका पालन किया, उन्हें रीति ग्रंथकार कवि कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया जा रहा है। और जिन्होंने पालन नहीं किया, जिन्होंने स्वतंत्र होकर रचनाएं की, तो उन्हें रीति काल के अन्य कवि ये कहा गया। शुक्ल जी के बाद के विद्वानों ने रीति परंपरा को स्पष्टता अपनाने, काव्य में इसके प्रत्यक्ष या परोक्षतः पालन करने तथा इनसे सर्वथा मुक्त रहकर भी इस रस दृष्टि से संप्रकृत रहने के आधार पर रीतिकाल के कवियों और प्रवृत्तियों को 3 वर्गों में विभाजित किया। मतलब ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने 2 वर्गों में बांटा था रीतिकाल के कवियों को, लेकिन असल में रीतिकाल में 3 तरह के कवि होते थे जिनका बाकी विद्वानों ने वर्गीकरण किया था। ये विभाजन इस प्रकार है, अभी नीचे है। इसमें पहले आते हैं रीतिबद्ध कवि। ये वे कवि थे जिन्होंने रीति परंपरा में बंधकर लक्षण ग्रंथ लिखे। ये मैंने बहुत बार बता दिया है, BHDC 132 की वीडियोस बनाई थी, तो मैंने उसमें भी बताया बहुत बार, और इसकी पहले वाली वीडियोस में भी बताया बहुत बार। तो मैं बस अभी ऐसे ही रीड कर रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी। तो ये जो कवि होते थे लक्षण ग्रंथ लिखते थे शुरू में। जो लक्षण इन्होंने प्रस्तुत किए उन्हें स्पष्ट और पुष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप अपनी कविता प्रस्तुत की जाती थी। पहले ये लक्षण लिखते थे, फिर बाद में उदाहरण के रूप में अपनी कविता को लिखते थे। और इन कवियों में चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारीदास, सोमनाथ, जसवंत सिंह आदि इस प्रकार के कवि हैं। जो ये सारे कवि रीतिबद्ध कवि में आते हैं। अब दूसरे प्रकार के रीति सिद्ध कवि या फिर रस सिद्ध कवि, इनको रीति सिद्ध या फिर रस सिद्ध कहते हैं। ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ बताने वाले ग्रंथ तो नहीं लिखे, फिर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस परंपरा की मान्यताओं को अपने काव्य में उपयोग किया और सृजन के क्षणों में उनका प्रायः पूर्ण ध्यान भी रखा, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। मतलब इन्होंने लक्षण ग्रंथ बताने वाले ग्रंथ नहीं लिखे,
लेकिन उसकी जो परंपरा थी और उसकी जो मान्यताएं थी उसको अपने काव्य में लिया और उसको अपने काव्य में लिया और लेकर लिखा इन्होंने, अपनी रचनाएं की। और ये जो परंपरा थी रीति सिद्ध सृजन के क्षणों में उनका पूर्ण ध्यान रखा, मतलब उन्होंने उसका ध्यान रखा, उसको उस परंपरा को खत्म नहीं होने दिया, उससे संबंधित अपनी रचनाएं करी। इनमें आते हैं बिहारी, सेनापति। ये रीति सिद्ध कवि हैं, बिहारी और सेनापति। अब इनमें थर्ड है रीति मुक्त कवि। तो ये वाले जो कवि होते थे, इन लोगों ने ना ही लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही इनसे लक्षण ग्रंथों से संबंधित अपने काव्य की रचना की। इन्होंने नए विषयों को अपने काव्य में जगह दी थी रीति मुक्त कवियों ने। इन कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की और ना ही रीतिकालीन परंपरा को ही निभाया। इस प्रकार के दबाव से पूर्णतः स्वतंत्र रहकर इन्होंने विशुद्ध श्रृंगार की आत्मानुभूति परक कविताएं लिखी। मतलब इन्होंने आत्मानुभूति परक कविताएं लिखी। इन्होंने नए नए विषयों को अपनी कविताओं में जगह दी। विरक्ति भावना और प्रकृति चित्रण से संबंधित मुक्त काव्य रचने वाले ये रीति मुक्त कवि निज प्रेम की पीड़ा को गाते सुनाते थे। मतलब ये किसी राजा महाराजा के प्रेम की वो नहीं करते थे, प्रेम के बारे में नहीं लिखते थे। ये लोग निज प्रेम, अपने प्रेम के बारे में लिखते थे। ये लोग रीति मुक्त कवि जो होते थे, ये रीति मुक्त कवि राजा महाराजा के प्रेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखते थे। इनकी पहली विशेषता, इनकी जो रीति मुक्त कवि क्यों अलग है, क्योंकि प्रकृति चित्रण के बारे में लिखते थे, अपने प्रेम के बारे में लिखते थे और विरक्ति भावना होती थी इनकी। तो इस तरह के कवियों में आते हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और दिवेज प्रमुख हैं। द्विज देव ये प्रमुख हैं, इनमें रीति मुक्त कवि हैं ये सब। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।